हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। हमारा चैप्टर चल रहा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसके हमने 24 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टेक्निक्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या फिर प्रोसीजर्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक है वो दी किसने थी, यानी कि उसके फादर कौन है? एलेक्स जेफरी। उन्होंने ही फर्स्ट टाइम जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसको डेवलप किया था, ठीक है। और इंडियन फादर जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के, वो कौन है? लाल सिंह, ठीक है। तो इसमें जो हमारी एनसीईआरटी है इसमें स्टेप्स दिए हुए हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, लेकिन हम पहले इसका डायग्राम के थ्रू इसको समझ लेते हैं, इसके स्टेप्स को, ठीक है। तो ये हैं हमारे जो स्टेप्स हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के, वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, ठीक है। ये हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही है। तो सबसे पहले क्या होता है, हम ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं। ब्लड सैंपल कहाँ से कलेक्ट करेंगे? जो क्राइम सीन है, जहाँ से कोई क्राइम हुआ है वहाँ से हम क्या करेंगे? ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे। और फिर जो ब्लड है उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है? WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स। तो जो WBC है उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन RBC में न्यूक्लियस नहीं होता है। इसीलिए अगर न्यूक्लियस नहीं है तो फिर डीएनए भी नहीं होता है। इसीलिए जो WBC है उसको क्या करते हैं? आइसोलेट कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि WBC को हमने अलग कर लिया तो क्या हो गया? जो आइसोलेशन ऑफ डीएनए है वो हो गया है ब्लड सैंपल से, ठीक है। हमने क्या किया? डीएनए को अलग कर लिया है ब्लड सैंपल से। अब क्या करेंगे? जो ये डीएनए है इसकी करवाएंगे एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन क्या होता है? जिसमें हम कॉपीज़ बना देते हैं डीएनए की बहुत सारी। किसके थ्रू? PCR। यानी कि जो PCR है वो क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है ये एक टेक्निक है जिससे क्या करते हैं, जो डीएनए है उसकी बहुत सी जो कॉपीज़ हैं हम वो बना लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि बाई चांस अगर जो डीएनए हमने आइसोलेट किया है वो हमसे कहीं खो गया है, ठीक है, गुम हो गया बाई चांस, या फिर कोई ख़राब हो गया है, वो कहीं गिर गया है, तो इसीलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? जो आइसोलेटेड डीएनए है उसकी एम्प्लीफिकेशन कर देते हैं, यानी कि उसकी बहुत सी कॉपीज़ बना लेते हैं। अब उससे क्या होगा कि जो कॉपीज़ हैं हम उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उन कॉपीज़ को। अब एम्प्लीफिकेशन करने के बाद जो सेकंड स्टेप है वो क्या है? डीएनए डाइजेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। यानी कि जो डीएनए है उसका डाइजेशन करवाते हैं, यानी कि उसको कट करवाते हैं। किससे? रेस्ट्रिक्शन जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है उससे। वो क्या करती है? डीएनए को छोटे छोटे पीसेस में कट कर देती है। तो मान लो हम यहाँ पे लेते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस EcoRI, ठीक है। ये क्या है? एक तरह की रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जो क्या करेगी? डीएनए को छोटे छोटे पीसेस में कट कर देगी। फिर जो डीएनए की फ्रेगमेंट्स होंगी वो अलग अलग साइज़ की होंगी, यानी कि डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑफ डिफरेंट साइज हमको मिल जाएंगी। कुछ जो हैं वो मीडियम साइज़ की मिलेंगी, कुछ लार्ज साइज़ की हैं, कुछ स्मॉल साइज़ की फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो डीएनए को कट किया है ये एक ही जो तरीके से या फिर सिमिलर साइज़ में कट किया है, ऐसा नहीं है। इसीलिए जो डीएनए की फ्रेगमेंट्स है वो हमको मिलती हैं डिफरेंट साइजेज़ में। कुछ मीडियम साइज़ की मिलती हैं, कुछ स्मॉल साइज़ या फिर कुछ लार्ज साइज़, ठीक है। अब आगे स्टेप में हमने क्या करना है कि ये जो डीएनए की फ्रेगमेंट्स हैं इनको क्या करेंगे? हम इनके साइज़ के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करेंगे। तो वो कैसे होगा? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? इसमें क्या होता है? जो सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स है उनको हम करते हैं, ठीक है। और जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट होती है उसके ऊपर लगाते हैं एग्रोस जेल का मीडियम, जिससे क्या होता है कि जो डीएनए की फ्रेगमेंट्स है वो उस पर अच्छे से चिपक जाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले क्या करेंगे? जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है उसमें हम जो डीएनए की फ्रेगमेंट्स हैं उनको डाल देंगे। अब ये कहाँ डालेंगे? जो थर्ड स्टेप है इसमें क्या है? सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब यहाँ पे ये है वेल, इसको बोलते हैं वेल। यहाँ पे जो डीएनए की फ्रेगमेंट्स है हम इनको यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। अब इनको डालने के बाद क्या होगा? इधर की साइड प्रेजेंट होता है एनोड और इधर होता है कैथोड। ये पॉजिटिव चार्ज है, उधर होता है नेगेटिव चार्ज। अब जो डीएनए है वो कैसा है? नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो वो अगर हम उसमें करंट पास करवाते हैं तो जो डीएनए की फ्रेगमेंट्स हैं वो किधर की साइड मूव करेंगी? पॉजिटिव साइड में, ठीक है। तो जो डीएनए वो किधर की साइड मूव करेगा? पॉजिटिव साइड में। तो अब जैसे ही करंट पास होगा तो जो स्मॉल साइज़ जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो आगे मूव करेंगी जल्दी जल्दी, क्योंकि जो लार्ज साइज़ हैं वो पीछे रह जाती हैं और स्मॉल साइज़ क्या होती हैं? आगे आ जाती हैं।
तो इसी तरह ये अरेंज हो जाएंगे अपने आप पूरे अपने सीक्वेंस में कि जो स्मॉलेस्ट साइज़ के जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो क्या करेंगे, जैसे ही करंट पास हुआ वो जल्दी जल्दी आगे मूव करेंगे और वो इस जगह पे मतलब आगे आ जाएंगे। और फिर जो इससे जो स्मॉलेस्ट है इनसे थोड़ी जो लार्ज साइज़ की है वो इनके पीछे रह जाएंगे, ठीक है। उसके बाद और जो बड़ा साइज़ है वो पीछे रहेगा और जो सबसे बड़ी जो डीएनए फ्रेगमेंट्स का साइज़ है वो सबसे ऊपर मिलेगा, ठीक है। तो ये है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो थर्ड स्टेप है। इसके अंदर क्या हुआ, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी कि जो डीएनए की फ्रेगमेंट्स है उनको क्या कर दिया हमने, उनके साइज़ के अकॉर्डिंग इनको अरेंज कर दिया, ठीक है। तो अब जब ये डीएनए की फ्रेगमेंट्स अपने साइज़ के अकॉर्डिंग सेपरेट हो गई, इसके बाद क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप करते हैं हम साउथर्न ब्लॉटिंग। साउथर्न ब्लॉटिंग में क्या होता है, ये एक टेक्निक है, तरीका है जिसकी मदद से क्या होता है, जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसके ऊपर जो डीएनए की फ्रेगमेंट्स हैं उनको नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये क्या है, फोर्थ स्टेप में नाइट्रोसेलुलोज पेपर लिया है हमने। अब इस जो नाइट्रोसेलुलोज पेपर है इसको क्या करेंगे, जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट थी उसके ऊपर रख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में उसमें जो डीएनए फ्रेगमेंट्स थी ये क्या करेंगी, जो नाइट्रोसेलुलोज पेपर है उसके ऊपर चिपक जाएंगी। तो जो सारा डीएनए है वो कहाँ पे आ जाएगा, नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे आ जाएगा, यानी कि वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे। जैसे ये था सेम अकॉर्डिंग टू जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए की फ्रेगमेंट्स थी वो इसके ऊपर आके अटैच होगी, चिपक गई, ठीक है। अब क्या है, अब इसके बाद है इम्पॉर्टेंट स्टेप। तो जो अब ये नेक्स्ट फिफ्थ जो स्टेप है इसमें क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन को यूज़ करते हैं किसको लेबल करने के लिए, VNTR प्रोब को। यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम, प्रोब। अब ये प्रोब क्या होता है, एक सिंगल स्टैंडर्ड स्मॉल साइज फ्रेगमेंट्स होती हैं डीएनए की, ठीक है। तो अगर आपसे पूछें कि प्रोब क्या होता है तो आप क्या बोलोगे, स्मॉल साइज सिंगल स्टैंडर्ड फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, जो किस लिए यूज़ हो रहा है इधर, किसी चीज़ को ढूंढने के लिए, यानी कि किसी चीज़ को खोजना है हमें, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे प्रोब का यूज़ कर रहे हैं। अब जो ये प्रोब है इसको क्या करते हैं हम, नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे डाल देते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, ये जो प्रोब है अपने जो VNTR है उस पे जाके जुड़ जाएगा, VNTR सीक्वेंस पे। तो इससे हम ढूंढ लेंगे जो सैटेलाइट डीएनए होता है उसको, ठीक है। और ये VNTR क्या होते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, ठीक है, जो कि किसका पार्ट होता है, मिनी सैटेलाइट डीएनए का। तो हमने देखा था जो लास्ट वीडियो में कि सैटेलाइट डीएनए जो होता है वो दो टाइप्स का होता है, माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट। और मिनी सैटेलाइट डीएनए में क्या पाए जाते हैं, VNTR। इन्हीं की हेल्प से जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसको हम करते हैं। तो VNTR क्या होते हैं, ये जो पर्सन टू पर्सन है ये वरी करते हैं, यानी कि हर पर्सन में क्या होते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। इसका क्या मतलब है कि जो रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं ना डीएनए में वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं वो बताते हैं VNTR। और ये VNTR क्या होते हैं, हर पर्सन में अलग अलग होते हैं, इनकी जो रिपीटेशन होती है सीक्वेंसेस की वो अलग होती है। जैसे किसी में 14 जो VNTR है वो 14 टाइम्स क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, किसी दूसरे इंडिविजुअल में वो 15 टाइम्स रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रिपीटेशन क्या होती है, अलग अलग होती है, इसीलिए ये क्या करते हैं, पर्सन टू पर्सन वरी करते हैं, अलग अलग होते हैं। अब इस प्रोसेस में क्या होगा, जो प्रोब है उसको हम कहाँ डालते हैं, नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे। अब जो नाइट्रोसेलुलोज पेपर है उसमें तो बहुत बड़े अमाउंट में डीएनए प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो डीएनए है वो 99.9% जो डीएनए होता है वो कौन सा होता है, बल्क डीएनए, जो क्या होता है हर इंडिविजुअल में क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। यानी कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उसमें जो 99.9% डीएनए वो क्या होता है, सेम। लेकिन जो 0.1% जो डीएनए है जिसको हम बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए, वो पर्सन टू पर्सन वरी करता है, ठीक है। अब उसी जो सैटेलाइट डीएनए है उसी के अंदर जो VNTR है हम उसको खोजेंगे, और ये खोजने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, प्रोब की। अब ये मान लो एक डीएनए था, ठीक है, जो नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे डीएनए प्रेजेंट है। ये एक डीएनए हमने ले लिया, ये बहुत बड़ा होता है लेकिन हम यहाँ पे इतना बड़ा नहीं ले सकते, तो हमने इतना यहाँ पे क्या लिया है, डीएनए ले लिया है। अब इस डीएनए में हम पता लगा लेते हैं कि चलो ये VNTR होगा, ये कंफर्म नहीं होता लेकिन साइंटिस्ट इसको VNTR मान लेते हैं। जैसे कि कुछ सीक्वेंस उनको लगता है कि ये शायद VNTR हो सकता है, तो उसको उन्होंने क्या ले लिया, VNTR ले लिया, यानी कि वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स।
अब इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं जो साइंटिस्ट होते हैं, वो क्या बना लेते हैं, प्रोब बनाएंगे जो इसके क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि जैसे हमने यहाँ पे VNTR लिया है TGA, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या बना लेते हैं, प्रोब। तो इसका T का कॉम्प्लीमेंट्री A, G का C और A का T, तो इन्होंने क्या बनाया, ये प्रोब बना लिया। अब इस प्रोब को क्या बोलेंगे, VNTR प्रोब, ठीक है। अब जो ये VNTR प्रोब बन गया, यानी कि जब ये प्रोब हमने वहाँ पे जो DNA है उसमें क्या किया, छोड़ दिया, तो ये जाके जो अपना कॉम्प्लीमेंट्री VNTR है उससे जाके जुड़ेगा, ठीक है। अब जैसे ही उससे जाके जुड़ेगा तो क्या बना लेंगे, बॉन्ड। अब ये जो बॉन्ड बनने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जब कॉम्प्लीमेंट्री DNA क्या हो जाएंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। अब ये जो VNTR प्रोब है ये कैसा होता है, इसमें हम लेते हैं रेडियो एक्टिव VNTR प्रोब। अब रेडियो एक्टिव क्यों लेते हैं, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव VNTR प्रोब है, जब अपने VNTR प्रोब से जाके जुड़ जाता है तो साइंटिस्ट को पता चल जाता है कि वहाँ पे वो जाके जुड़ गया है, क्योंकि वहाँ से क्या आती हैं, रेडिएशंस, ठीक है। अब वहाँ से रेडिएशन आती है तो इसका मतलब जो साइंटिस्ट हैं उनको पता चल जाता है कि जो प्रोब है उसको अपना VNTR मिल गया है और वो वहाँ पे जाके जुड़ गया है, क्योंकि वहाँ से आती हैं रेडिएशंस, ठीक है। इसीलिए जो VNTR प्रोब है वो कैसा होता है, इसमें रेडियो एक्टिव। तो अब जो ये VNTR प्रोब अपने जो VNTR है उससे जाके जुड़ जाएगा, तो उसके बाद करते हैं वॉशिंग। अब वॉशिंग क्यों करते हैं, क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे जो एक्स्ट्रा DNA है जो कि प्रोब से अटैच नहीं हुआ है उसको वॉश्ड ऑफ कर देते हैं, वो बाहर निकल जाता है, और खाली जो हमें चाहिए VNTR प्रोब वाला जो DNA वही वहाँ पे बचता है, ठीक है। तो वॉशिंग क्यों करते हैं, क्योंकि जो नाइट्रोसेलुलोज पेपर है उसको क्या किया जाता है, वॉशिंग में वॉश किया जाता है। इससे क्या होता है, जो DNA जो कि अटैच नहीं हुआ है प्रोब से वो क्या हो जाता है, वॉश्ड ऑफ हो जाता है, हट जाता है। अब जो हमें चाहिए होता है वही सिर्फ जो VNTR जो हमें चाहिए वही नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे मिलते हैं हमको फिर, ठीक है। तो वॉशिंग से क्या हुआ कि हमें अब क्या होगा, जो नाइट्रोसेलुलोज पेपर है उस पर सिर्फ जो वही VNTR मिलेंगे जिसकी हमें ज़रूरत है, जो कि DNA फिंगरप्रिंटिंग में यूज़ होंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, लास्ट स्टेप, उसको बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है। जो 6th स्टेप है वो क्या है, ऑटो रेडियोग्राफी। उसमें क्या करते हैं, जो एक्सरे फिल्म है उसका यूज़ करते हैं। तो अब जो ऑटो रेडियोग्राफी है इसमें क्या किया, जो VNTR प्लस प्रोब यानी कि जो हाइब्रिडाइज्ड DNA है उसको क्या किया हमने, एक्सरे में डाल के क्या कर दिया, एक्सपोज कर दिया, ठीक है। अब जो एक्सरे में डाल के इसको एक्सपोज करेंगे तो क्या होगा, जो एक्सरे फिल्म है उस पर क्या बन जाएंगे, फिर पैटर्न बन जाएंगे। ये जो डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न्स हैं वो बन जाते हैं, जो क्या है, एक DNA का फिंगरप्रिंट, ठीक है। यही है DNA फिंगरप्रिंट। अब ये जो DNA फिंगरप्रिंट आया है इसको क्या करते हैं, फिर जो इंडिविजुअल है जिससे जो ब्लड सैंपल था उससे क्या करेंगे, मैच करेंगे। अगर ये मैच हो जाता है तो फिर वो जो संदिग्ध अपराधी या फिर क्रिमिनल है उसको क्या कर लेंगे, उससे पता लगा लेंगे कि ये उसी का DNA फिंगरप्रिंट है, मैच करके फिर वो क्रिमिनल है उसका हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक बार हम दोबारा से रिपीट कर लेते हैं इसको। अब जो ये ब्लड सैंपल था जो हमने क्राइम सीन से लिया था, वहाँ से क्या करते हैं हम, जो DNA उसको आइसोलेट करते हैं, क्योंकि DNA जो आइसोलेट करेंगे वो WBC से लेते हैं। WBC में ही क्या होता है, न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, DNA। तो हमने WBC से क्या कर लिया, DNA को आइसोलेट कर लिया। फिर हम जो DNA है उसके क्या करेंगे, एम्प्लीफिकेशन करेंगे, यानी कि PCR से। अब PCR क्या करता है, जो कॉपीज़ हैं DNA की वो बनाता है। तो अब हमने DNA की बहुत सी कॉपीज़ बना ली, तो अब हम जो ये DNA है इसको क्या करेंगे, इसको कट करवाएंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। अब ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हम ले रहे हैं यहाँ पे, वो ले रहे हैं EcoRI। ये क्या करेगी, जो DNA की फ्रेगमेंट्स हैं उनको कट कर देगी छोटे छोटे साइजेज में, यानी कि डिफरेंट साइज़ के जो DNA फ्रेगमेंट्स हैं वो बन जाते हैं। अब ये जो डिफरेंट साइज़ के DNA फ्रेगमेंट्स हैं इनको हम क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रन करवाते हैं। क्योंकि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट है उसमें क्या होता है, एक साइड कैथोड और एक साइड एनोड। तो एक साइड जो पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पे जो नेगेटिवली चार्ज DNA है वो वहाँ पे मूव करता है पॉजिटिव साइड में, ठीक है। तो अब जब ये मूव करता है तो जो स्मॉलेस्ट साइज़ की जो फ्रेगमेंट्स हैं वो आगे आगे मूव करती हैं जल्दी जल्दी, ठीक है।
तो जो छोटी छोटी स्मॉलेस्ट साइज़ की फ्रेगमेंट्स हैं वो आगे आ जाती हैं और पीछे जो लार्जेस्ट साइज़ की डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो रह जाएंगी। अब क्या होगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद हम करवाते हैं सादर्न ब्लॉटिंग। सादर्न ब्लॉटिंग में क्या होगा, हम लेते हैं नाइट्रोसेलुलोज पेपर, इसको क्या करते हैं, जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसके ऊपर रख देते हैं। इससे क्या होगा कि जो डीएनए की फ्रेगमेंट्स हैं वो किससे चिपक जाती हैं, फिर नाइट्रोसेलुलोज पेपर से। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, प्रोब का यूज़ कर रहे हैं हम 5th स्टेप में। अब जो ये प्रोब है ये कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड स्मॉल साइज डीएनए फ्रेगमेंट। अब इसको क्या करेंगे, हम प्रोब को नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे डाल देंगे। अब जो नाइट्रोसेलुलोज पेपर है उस पर तो बहुत ज़्यादा डीएनए प्रेजेंट है और हमें इतने बड़े डीएनए में हमको जो VNTR है, जो वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स हैं, जो हमको चाहिए होती हैं, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इम्पॉर्टेंट है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जो क्रिमिनल है उसका पता लगाते हैं उसके सीक्वेंस से, तो वो ढूंढने के लिए हमको इतने बड़े डीएनए में प्रोब की ज़रूरत पड़ती है। अब ये प्रोब क्या करेगा, जो अपना VNTR है वहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, जिसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो अब बन जाता है हाइब्रिडाइज्ड डीएनए, यानी कि VNTR प्लस प्रोब क्या होता है, हाइब्रिडाइज्ड डीएनए। ठीक है। और ये जो VNTR हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, सैटेलाइट डीएनए में। और बाकी जो 99.9% जो डीएनए वो कैसा है, बल्क डीएनए, जो कि हर इंडिविजुअल में क्या होता है, सेम। लेकिन हमें जो हर इंडिविजुअल में डिफरेंट होता है, वरी करता है, वही वाला जो सैटेलाइट डीएनए वो चाहिए होता है, इसीलिए हम उसको ढूंढते हैं प्रोब की हेल्प से। अब यहाँ पे जो हम प्रोब लेते हैं वो कैसा लेते हैं, रेडियो एक्टिव VNTR प्रोब। जिससे क्या होता है, जब ये अपने VNTR से जाके जुड़ता है, कॉम्प्लीमेंट्री जो VNTR है उससे जाके जब ये जुड़ेगा तो क्या होगा, रेडिएशंस छोड़ेगा, जिसकी वजह से जो साइंटिस्ट हैं उनको पता चल जाएगा कि जो VNTR है वो अपने मतलब प्रोब से जुड़ गया है। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अब ये जब जुड़ जाएगा तो जो एक्स्ट्रा डीएनए जो हमको नहीं चाहिए हमें उसको निकालना है। तो इसके बाद हम करते हैं वॉशिंग। वॉशिंग में क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा डीएनए है वो निकल जाता है और जो नाइट्रोसेलुलोज में सिर्फ जो VNTR है वही बच जाते हैं। ठीक है। अब वॉशिंग के बाद जब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं ऑटो रेडियोग्राफी, इसमें क्या करते हैं, जो एक्सरे फिल्म है उस पर जो हाइब्रिडाइज डीएनए उसको क्या करते हैं, हाइब्रिडाइज डीएनए में जो एक्सरे फिल्म है उसको डाल के इसको एक्सपोज करते हैं। जिससे क्या होता है, जो एक्सरे फिल्म है उस पर बहुत से जो पैटर्न्स हैं, अलग अलग टाइप्स के वो पैटर्न बन जाएंगे, जिससे क्या बन जाता है, फिर वो डीएनए फिंगरप्रिंट उसी इंडिविजुअल का जो क्रिमिनल है, जिसका ब्लड सैंपल कलेक्ट किया था स्टार्टिंग में। तो जो ये 6 स्टेप हैं वो अब हमारे कंप्लीट हो गए हैं, इनकी जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक्स हैं, जो प्रोसीजर है वो हमने अभी कंप्लीट कर लिए हैं डायग्राम से। अब जो NCERT से हम इसको पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आज हम इतना ही करेंगे। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।